हेलो स्टूडेंट्स, माय दीपक सिंह, वेलकम टू सिविल संस्कारी। वेलकम बैक। अब तक हमने जितने लेक्चर्स पढ़ लिए हैं, अब आप पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन सरफेसेस। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं मैनोमेट्री, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। नेक्स्ट इज आपके जो गेट और ईएसी एग्जाम्स हैं, उसमें काफी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन सरफेसेस से। ये भी बहुत इजी टॉपिक है, इसको बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इससे। जैसे ही आपके माइंड में कभी भी वर्ड आता है हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोस्टैटिक का लिटरल मीनिंग क्या होता है कि द वाटर इज एट रेस्ट। सो बेसिकली जब भी आपका वाटर रेस्ट कंडीशन में होगा तो उस वक्त वो जो प्रेशर लगाने वाला है किसी भी पॉइंट पर, वो मैंने आपको बताया था, इट वाज P इक्वल टू रो जी एच। तो ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन सरफेसेस के साथ में। जैसे कि सामने लिखा है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट अ पॉइंट, जो कि आपको मैंने अभी बताया, इट इज रो जी एच। तो अगर आपको हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है तो फोर्स क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया ऑफ दैट सरफेस। दैट मींस अगर आपको फोर्स अप्लाई करना है तो यू नीड सम एरिया। तो किसी भी प्लेन पर जो आपका एरिया है, जिस एरिया पर वो प्रेशर लग रहा होगा, आप उस एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे प्रेशर के साथ में, तो आपको मिल जाएगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स विच इज डिनोटेड बाय एफपी। तो बस यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि जो आपका एफपी है, दिस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स, या आपको रिजल्टेंट प्रेशर फोर्स जो है आपका, ये हमेशा प्लेन सरफेस के नॉर्मल लगता है। दैट मींस एफपी इज ऑलवेज नॉर्मल टू द एरिया ऑफ द प्लेन। इट मींस मान लीजिए आपका जो एरिया है वो ये है, तो अगर एरिया ये है तो जो आपका एफपी होगा इट विल एक्ट लाइक दिस। ओके, क्योंकि ये हमेशा नॉर्मल लगता है टू द एरिया ऑफ दैट प्लेन। अब यहीं से हम लोग चलते हैं आगे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ प्लेन, जो कि आपने काफी बार गेट या ईएसी एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस देखे होंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि हमारी कोई भी एक प्लेनर बॉडी, प्लेन का मतलब बेसिकली यहाँ पर 2D से है, प्लेनर बॉडी आपकी पानी के अंदर सबमर्ज्ड है, पानी के अंदर डूबी हुई है। अगर वो पानी के अंदर डूबी हुई है तो देखिए ये आपको बॉडी कैसे दिखाई देगी। अभी आप मेरे हाथ देखिए, ये तो आपका फ्री सरफेस है ऑफ दैट लिक्विड, मान लेते हैं वाटर है, तो वाटर का फ्री सरफेस है। तो वाटर का फ्री सरफेस जो है, अब आपको कोई बॉडी पानी के अंदर यहां पर इस स्टेप पर है, तो आपको ये जो लाइन दिखाई दे रही है, ये आपको ये साइड दिखाई दे रही है। ओके ओके, अच्छा, तो आपका जो ये वाला सरफेस दिखाई दे रहा है आपको साइड व्यू से, दिस पर्टिकुलर लाइन इज दिस। अब इस वाली बॉडी का, इस प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द फ्री सरफेस, यानी कि ये एंगल इज थीटा। अच्छा, अगर मैं आपको इस बॉडी को साइड व्यू से हटाकर इसको मैं रोटेट कर दूं तो आपको ये सरफेस दिखाई देगा। सो दिस इज दैट सरफेस, दिस इज दैट सरफेस। तो थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन विद द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। अच्छा, अब आपको यहाँ पर दो पॉइंट्स है, B1 एंड B2। आपको मालूम है कि जो प्रेशर होता है, अगर मैं बात करूं B1 के लिए, तो B1 के लिए जो हाइट होगा वो कितना होगा? वो इतना होगा, एंड प्रेशर इज रो जी इंटू एच। तो यहाँ पर B1 के लिए अगर मैं बोलूं एच की वैल्यू इज H1, तो आपकी वैल्यू आएगी रो जी H1। लेकिन जैसी बात करें हम B2 की, अगर B2 में हाइट इज H2, सेम इट इज H2, तो हमारा जो प्रेशर आएगा B2 पर वो क्या आएगा? रो जी H2। और हमको ये मालूम है कि ऑन मूविंग डाउनवर्ड्स इनटू द वाटर और इनटू द लिक्विड, द वैल्यू ऑफ प्रेशर ऑलवेज इंक्रीजेस। तो आपकी जो वैल्यू ऑफ प्रेशर वो B1 से लेकर B2 तक बढ़ती जाएगी, लेकिन बढ़ती जाएगी तो उस कारण से आपका प्रेशर फोर्स भी चेंज हो रहा होगा। तो आपको ये पता करना है कि इस वेरिएटिंग प्रेशर से, जो प्रेशर बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से आपकी बॉडी पर जो टोटल प्रेशर फोर्स लगने वाला है, जिसको हम यहाँ पर एफपी बोल रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, वो कहाँ लगेगा, वो कहाँ लगेगा? तो कहाँ लगेगा तो हम बोलते हैं जिस पॉइंट पर आपका टोटल प्रेशर फोर्स, टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स एक्ट करे, उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर का मतलब क्या हुआ? ये वो पॉइंट है जहां पर आपके बॉडी पर, आपके बॉडी के एरिया पर टोटल प्रेशर फोर्स एक्ट कर रहा होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले हमने पता करने के लिए कि वैल्यू ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हमने एक एलिमेंटल स्ट्रिप अज्यूम की। ये हमारी एलिमेंटल स्ट्रिप है, देखिए दिस इज एन एलिमेंटल स्ट्रिप। इस एलिमेंटल स्ट्रिप की दूरी इस O पॉइंट से, इस O पॉइंट से y दूरी है, फ्री सरफेस से h है, फ्री सरफेस से h है। तो देख लीजिए, फ्री सरफेस से तो आपके एलिमेंट की दूरी स्मॉल h है, और O पॉइंट से
दिस डिस्टेंस इज y, स्मॉल y। अच्छा, क्योंकि एक एरिया है तो इसका एक सेंट्रॉइड होगा, यानी कि सीजी होगा इसका, तो ये इसका सेंट्रॉइडल एक्सिस है। तो अगर हम बात करें O पॉइंट से इस टोटल एरिया के सीजी की दूरी इज y बार, वहीं ये जो आपकी दूरी है सीजी एक्सिस की, यानी कि सीजी की फ्रॉम फ्री सरफेस, इट इज h बार। तो फ्री सरफेस से सीजी की दूरी, फ्री सरफेस से इस सीजी एक्सिस की दूरी इज h बार। अच्छा, जहां पर आपका टोटल प्रेशर फोर्स एक्ट करने वाला है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर, जिसको हम डिनोट करेंगे h स्टार से, और यही दूरी आपकी O पॉइंट से होगी y स्टार। इस एलिमेंटल स्ट्रिप का जो एरिया है दैट इज dA। तो यही चीज मैं यहां लिख देता हूं, जो मैंने आपको अभी बताया मैं ये सब लिख देता हूं। यहाँ पर डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपका रो है, तो मैं यहाँ पर इसको डिटेल में लिख देता हूं। ये जो नॉर्मल जो मैंने आपको बताया यहाँ पर वो इसमें नहीं लिखती है। यहाँ पर बात करते हैं थीटा की। थीटा इज द प्लेन इंक्लिनेशन विद द फ्री सरफेस। ये आपका जो प्लेन है वो कितने एंगल से इंक्लाइंड है विद द फ्री सरफेस, दैट इज थीटा। नंबर 2 इज h, ये स्मॉल h है। जो आपका एलिमेंटल स्ट्रिप दिखाई दे रहा है आपको dA एरिया का, इसकी दूरी फ्री सरफेस से कितना है, तो डिस्टेंस ऑफ एलिमेंटल एरिया dA फ्रॉम द फ्री सरफेस। नंबर 3 इज h बार। तो इस कंप्लीट एरिया का जो CG होगा उसकी एक्सिस की दूरी फ्रॉम द फ्री सरफेस कितना है, h बार, डिस्टेंस ऑफ CG फ्रॉम द फ्री सरफेस। आफ्टर दैट h स्टार क्या है, h स्टार को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर बेसिकली। तो ये होता क्या है, आपका टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स Fp की दूरी फ्रॉम द फ्री सरफेस इज h स्टार। वही अगर हम बात करें y क्या है, y होता है हमारे O पॉइंट से इस एलिमेंटल एरिया dA की दूरी। y बार क्या है, इस CG एक्सिस की दूरी फ्रॉम द एलिमेंटल पॉइंट O। y स्टार क्या हुआ, आपके ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ Fp है ये कितना दूरी पर है आपके O पॉइंट से, उसे हम बोल रहे हैं y स्टार। तो हम आगे मूव करें यहां से, ये चीज मैंने लिख दिया आपको। y बार इज डिस्टेंस ऑफ CG फ्रॉम O, y स्टार इज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम O, या फिर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ Fp। तो अब हम बात करते हैं इसके एनालिसिस की। तो ये था इसका नॉमेनक्लेचर। तो ये नॉमेनक्लेचर बहुत जरूरी था आपको बताना, अदरवाइज इसका अंडरस्टैंडिंग काफी थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका एनालिसिस। तो देखें, बाय यूजिंग राइट एंगल प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग राइट एंगल प्रॉपर्टी क्या है वो देखिए। मैं आपको एक ट्रायंगल दिखाता हूं। अगर ये आपका थीटा है, दैट मीन दिस इज दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये दूरी गिवन है, कितना है y। तो ये जो आपकी दूरी है दिस इज h, दिस इज h। इसके बाद नेक्स्ट दूरी आपको गिवन है h बार। तो ये दूरी है दिस इज, ये O पॉइंट है आपका, दिस इज y बार। एंड लास्ट में ये वाला पॉइंट जो है आपका, ये दूरी है आपका y स्टार, एंड दिस इज h स्टार, एंड दिस इज फ्री सरफेस, दिस इज फ्री सरफेस। और यहीं पर आपका Fp लग रहा होगा, Fp लग रहा होगा। तो अब देखते हैं यहां से, हम यहां से लिख सकते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर बात करें हम फर्स्ट इस वाले ट्राइंगल की, परपेंडिकुलर कितना है h, हाइपोटेन्यूज कितना है y, h अपॉन y। अच्छा,
अगर हम बात करें ये तो हो गया आपका फर्स्ट ट्रायंगल। अगर हम बात करें h अपॉन y बार, ये भी साइन थीटा मिलेगा हमें। h बार अपॉन y बार इज ऑल्सो इक्वल टू साइन थीटा। And similarly, I can say that h star upon y star will also be equal to sin theta. तो ये तो मैंने यहां से विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और राइट एंगल प्रॉपर्टी और ज्योमेट्री मैंने पता कर लिया कि आपका एंगल्स पता है हमें थीटा, तो हमें h और y के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। अगर हम बात करें कि हमारा जो एरिया है वो डीए है, तो इस पॉइंट पर इससे ऊपर कितना है हेड वाटर है आपका h है, प्रेशर कितना होगा रो जी इंटू एच। सो प्रेशर स्ट्रिप कितना होगा इक्वल टू रो जी एच, रो जी एच। अच्छा, ये तो आपके इस स्ट्रिप पर जिसका एरिया दिए है क्या है प्रेशर है। नाउ जो आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है, जो आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है ऑन स्ट्रिप, तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इस एलिमेंट के लिए छोटा एलिमेंट है, तो dF विल बी इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो प्रेशर कितना है रो जी एच, एरिया कितना है dA। सो dF विल बी इक्वल टू रो जी एच इंटू dA। ओके, आफ्टर दैट यहां से देखिए h अपॉन y इक्वल टू साइन थीटा। सो h इक्वल टू y साइन थीटा, h इक्वल टू y साइन थीटा। तो यहां से हम लिख सकते हैं dF विल बी इक्वल टू रो g, इंस्टेड ऑफ h आई कैन राइट y साइन थीटा, y साइन थीटा इंटू dA। तो dF can be written as rho g sin theta multiplied by y dA. So this is the force on elemental strip या elemental area। अच्छा, अब हम बात करें कि भाई ये तो हो गया स्ट्रिप पर, तो जो आपका टोटल फोर्स होगा, टोटल फोर्स ऑन एरिया, तो अगर मैं ऐसी इनफाइनाइट स्ट्रिप्स जोड़ दूं, यानी कि एक स्ट्रिप दो स्ट्रिप लगातार जोड़ता चले आऊं और उन सब डीएफ को जोड़ता चले जाऊं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा टोटल फोर्स इन दिस ऑन दिस एरिया। सो द टोटल फोर्स ऑन एरिया कैन बी रिटन एज एफ व्हिच विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ। कि जोड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ रो जी साइन थीटा y इंटू टी। तो यहां से हमारे पास में जो एफ पी जिसे हम बोल रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स, तो देखिए डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज कांस्टेंट, gravity acceleration is also constant, and here in this case this particular angle of inclination of this surface theta is also constant. So I can say rho g sin theta can be taken outside and integration of y dA, integration of y dA। ओके, यहां से एंड वी नो दैट, अगर आपको याद हो कि इंटीग्रेशन ऑफ y dA इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, इज इक्वल टू फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया y dA का इंटीग्रल।
ये होता क्या है, इंटीग्रल ऑफ वाई डी ए विल बी इक्वल टू एरिया इंटू वाई बार। ये आपके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक टॉपिक है जो कि मैं आपको आगे बता दूंगा। ये आपको अगर याद हो, जहां हम सेंट्रॉइड्स निकालते हैं वहां पर ये काम आता है। तो बेसिकली दिस इज फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। तो इंस्टेड ऑफ इंटीग्रल ऑफ वाई डी आई कैन राइट एरिया इनटू वाई बार। सो एफ पी कैन बी रिटन एज रो जी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय वाई बार इंटू ए, वाई बार इंटू ए, एंड एच बार अपॉन वाई बार इक्वल टू साइन थीटा। सो यहां से आप वाई बार साइन थीटा को लिख सकते हैं एच बार। तो एफ पी इक्वल टू रो जी ए वाई बार साइन थीटा इज इक्वल टू एच बार। So this is the total hydrostatic force. This is the total hydrostatic force. तो ये तो मिल गया आपको Fp, जहां पर rho is the density of liquid, g is the gravity acceleration, a is the area of that plane, h bar is the distance of centroid of the total area A. अब now for finding point of application कि भाई ये फोर्स है कहां लगने वाला है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफपी, हम यूज करते हैं डायरेक्टनेस थ्योरम। वी यूज वैरेगनेंस थ्योरम। क्या है ये बताता हूं अभी, वैरेगनेंस थ्योरम। तो अपन बात करेंगे फॉर फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स वी विल यूज वैरेगनेंस थ्योरम। क्या है वैरेगनेंस थ्योरम? ये बोलती है कि मान लीजिए कोई बॉडी है उस पर आपका n नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही हैं और उन n नंबर ऑफ फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है कि n नंबर ऑफ फोर्सेस से जो इफेक्ट क्रिएट हो रहा है वही इफेक्ट आपका रिजल्टेंट से क्रिएट हो जाए। तो रिजल्टेंट की अगर बात करें, यहां मैं बोल रहा हूं, आर को बोल रहा हूं रिजल्टेंट, तो n नंबर ऑफ फोर्सेस आपकी बॉडी पर लग रही हैं एंड आर इज द रिजल्टेंट। तो जो आपका रिजल्टेंट है, जितना मोमेंट आपका रिजल्टेंट प्रोड्यूस करेगा अबाउट एनी पॉइंट ओ, उतना ही मोमेंट आपके मोमेंट प्रोड्यूस करेंगे ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट बॉडी अबाउट दैट सेम पॉइंट ओ। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये आपका ओ पॉइंट है, इस पर आपकी F एंड F3 नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं यहां पर, एंड लेट अस से कि जो R है वो रिजल्टेंट है। तो जो रिजल्टेंट है इन सब फोर्सेस का, उसकी दूरी है d। दिस इज d1, दिस इज d2 एंड this distance is d3। that means f1 की दूरी from O है d1, f2 की है d2 और f3 की है d3। so it says that कि जो आपका मोमेंट क्रिएटेड बाय रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कितना है, r into d। it will be equal to the algebraic sum of all the moments produced by these forces about O। तो O के अबाउट जितना मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है रिजल्टेंट r into d, it will be equal to पहली फोर्स क्या है F1, दूरी कितनी है d1, मोमेंट कितना हो गया F1 d1। सेकेंड फोर्स F2, दूरी कितना है d2। थर्ड फोर्स F3, डिस्टेंस d3। तो ये एक दूसरे में बराबर होंगे। तो यहां से आपको रिजल्टेंट पता है, आप लोकेशन ऑफ r निकाल सकते हैं। तो यहां से आपको d की वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी F1 d1 प्लस F2 d2 प्लस F3 d3 डिवाइडेड बाय रिजल्टेंट।
So this will give you the location of resultant. This will give you location of resultant. Location of resultant. तो इसी प्रकार से हम यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ एफ पी। तो एफ पी करने के लिए जो हमारी फिगर थी, स्टार्टिंग की फिगर, उसको मैं थोड़ा यहाँ बना देता हूं। तो इसमें देखिए जितना हमारा यूज का है उतना बना रहा हूं, तो डिटेल में नहीं बना रहा हूं। थीटा एंगल है, यह आपका वो एलिमेंट है, इसकी दूरी है यहां से y, रिजल्टेंट जो है आपका एफ पी, दिस इज एफ पी, ये दूरी है आपकी y स्टार, दिस इज y स्टार, एंड दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज O। अच्छा, यहां पर जो फोर्स लगेगी वो कितनी होगी, df। तो आप देख लीजिए आपके इस बॉडी पर एक फोर्स तो है df, दूरी है y, रिजल्टेंट है fp, दूरी है y स्टार। तो फ्रॉम Varignon's theorem, आप लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट का जो मोमेंट होगा अबाउट ओ कितना है, एफ पी इंटू वाई स्टार, इट विल बी इक्वल टू फोर्स कितना है, डी एफ, दूरी कितना है, वाई, दूरी कितना है, वाई, एंड डी एफ का जो वैल्यू आया था वो कितना आया था, रो जी वाई साइन थीटा इंटू डी ए। तो यहां वैल्यू पुट कर देंगे हम डीएफ का, तो यहां से हम लिख देंगे एफ पी मल्टीप्लाइड बाय वाई स्टार विल बी इक्वल टू डीएफ का लिख देंगे रो जी वाई साइन थीटा इंटू डी ए इंटू वाई। यहां पर हम लोग इंटीग्रल लगाते भूल गए, तो ये टोटल मोमेंट आएगा ना डीएफ इंटू वाई के कारण से। ओके सॉरी, ये था इंटीग्रल, टोटल मोमेंट तो सारी फोर्सेस से आएगा। तो यहां से हम लिखेंगे एफ पी इंटू वाई स्टार विल बी इक्वल टू रो जी कांस्टेंट साइन थीटा कांस्टेंट वाई स्क्वायर डी ए, इंटीग्रल ऑफ वाई स्क्वायर डी ए। एंड अगर आपको याद आ रहा हो, इंटीग्रल ऑफ वाई स्क्वायर डी ए क्या होता है, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। फर्स्ट मोमेंट क्या होता है, वाई इंटू डी ए, सेकेंड मोमेंट क्या होगा, वाई इंटू डी ए इंटू वाई, जिसको आप बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस इज सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। ये जो एरिया डी ए है इसकी दूरी वाई किस पॉइंट से है, ओ से। So this is second moment of area from about O, or you can say it is moment of inertia, moment of inertia about O। तो इसको हम बोल देते हैं I नॉट। तो हम यहां से लिखेंगे कि इंटीग्रल ऑफ वाई स्क्वायर डी ए इज इक्वल टू आई नॉट। तो इसी क्वेश्चन की बात करें तो एफ पी इंटू वाई स्टार विल बी इक्वल टू रो जी साइन थीटा इंटू आई नॉट इंटू आई नॉट। अच्छा, अब बात आती है आई नॉट की वैल्यू निकालने कैसे।
तो जो आई नॉट है डिपेंड्स अपॉन द आपका सेक्शन कैसा है। तो आई नॉट को हम क्या बोल रहे हैं, आई नॉट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ। देखिए आपको किसी भी बॉडी का, अगर कोई रेगुलर बॉडी है, उस बॉडी का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सीधी एक्सिस के अबाउट पता होता है। लेकिन अगर किसी और एक्सिस के अबाउट पता करना हो, किसी और एक्सिस के अबाउट पता करना हो, जैसे कि हम यूज करेंगे यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो कैन बी फाउंड आउट यूजिंग, कैन बी फाउंड यूजिंग parallel axis theorem। अच्छा, तो अब बात करते हैं हम कि भाई ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, ये क्या है। तो हम बात करें पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये है क्या। तो ये देखिए, मान लीजिए एक बॉडी है आपका, and this is the CG, this is the CG, yeah, centroid। So basically it is your centroidal axis, it is centroidal axis। तो मैं इसे बोल रहा हूं CG axis को CG axis। अगर आपको किसी भी एक्सिस x के अबाउट जो कि पैरेलल है, जो कि एक्सिस इज पैरेलल टू सेंट्रोइडल एक्सिस, और दोनों में टोटल बॉडी के एरिया का सेंट्रोइड जो है, और जो आपका गिवन एक्सिस है जो कि पैरेलल एक्सिस है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है, इसको h नहीं, इसको हम a बोल देते हैं अभी के लिए a। ओके, सो तो अगर आपको पता करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई एक्स एक्स, यानी कि दैट इज पैरेलल टू सेंट्रोइडल एक्सिस, पैरेलल टू सेंट्रोइडल एक्सिस। तो जब भी आपको किसी ऐसे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना हो जो कि सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट पैरेलल हो, तो वो होता है IXX। This is the axis parallel to centroidal axis. It will be equal to आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस कितना है, प्लस टोटल बॉडी का एरिया इनटू जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर, जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का स्क्वायर। तो यहां से आप पता कर सकते हैं कि आपका ये जो आपका आई नॉट है ये कितना होगा, ये कितना होगा। सो आप देखिए, अगर उसका फिगर हम यहां पर आपको दिखाएं, तो ये तो आपको एरिया है, इसका सीजी ये है, दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट ओ। तो आपको इस ओ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, और ये है आपका सीजी एक्सिस, दिस इज सीजी एक्सिस। तो ओ पॉइंट से सीजी एक्सिस की दूरी कितनी बताई थी मैंने आपको, it was y bar, it was y bar। So using parallel axis theorem, using parallel axis theorem, तो आपको ओ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है इस बॉडी का। तो वो क्या होगा, अबाउट सीजी कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, प्लस एरिया ऑफ दिस बॉडी
इंटू वाई बार का स्क्वायर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ ओ, इसे आप आई नॉट बोल रहे हैं, इसे आप आई नॉट बोल रहे हैं, वो क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी जी प्लस टोटल बॉडी ए, टोटल बॉडी का एरिया ए इंटू ए स्क्वायर। स्मॉल ए इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइडल एक्सिस एंड द पैरेलल एक्सिस। तो अब नाउ जो हमारा एफ पी था वो कितना आया था, रो जी डॉट रो जी इंटू वाई स्टार इक्वल टू रो जी साइन थीटा इंटू आई नॉट, एंड एफ पी का वैल्यू कितना है, रो जी ए एच बार। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे एफ पी का, तो रो जी ए एच बार इंटू वाई स्टार will be equal to rho g sin theta मल्टीप्लाई बाय आई नॉट का वैल्यू कितना है, आई सी जी प्लस ए इंटू स्मॉल ए का स्क्वायर, आई सी जी प्लस ए इंटू स्मॉल ए का स्क्वायर। देखिए रो जी से रो जी कैंसिल हो जाएगा, रो जी से रो जी कैंसिल हो जाएगा, एंड यहां से and y star equal to sin theta ICG plus a y bar स्क्वायर। अच्छा, तो हमें एक चीज पता है कि h स्टार अपॉन y स्टार इक्वल टू sin थीटा, स्टार्टिंग में लिखा था हमने, तो इंस्टेड ऑफ y स्टार आई कैन राइट h स्टार अपॉन sin थीटा, तो एरिया इंटू h मल्टीप्लाइड बाय h स्टार बाय sin थीटा विल बी इक्वल टू ICG sin थीटा प्लस a y बार स्क्वायर sin थीटा। अब यहां से हमें लोकेट करना है x स्टार, तो हमारा जो h स्टार आएगा वो क्या आएगा, ICG साइन स्क्वायर थीटा प्लस a y बार स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय a इंटू h, a इंटू h। यहां से h स्टार का वैल्यू में मिल जाएगा, तो ICG साइन स्क्वायर थीटा अपॉन a इंटू h, ICG साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा रो जी एच बार अपॉन एरिया इंटू एच बार प्लस एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा वाई बार स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय एच बार, डिवाइडेड बाय एच बार। एंड हमें एक चीज मालूम है कि एच बार अपॉन वाई बार इक्वल टू साइन थीटा, तो यहां से हमारे पास एच बार अपॉन वाई बार आ जाएगा और बचेगा वाई बार साइन स्क्वायर थीटा, तो एच बार अपॉन वाई बार वैल्यू कितनी होगी साइन थीटा, तो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा एच स्टार will be equal to H star will be equal to ICG sin moment of inertia about centroidal axis into sin square theta divided by a h bar plus h बार अपॉन y बार इज sin थीटा, sin थीटा से एक sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ऊपर y बार sin थीटा y बार sin थीटा। तो देख लीजिए यहां से y बार इंटू sin थीटा इसकी वैल्यू है h बार की,
तो यहां से आपके पास H स्टार की वैल्यू आ जाएगी ICG, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस इनटू sin स्क्वायर थीटा अपॉन टोटल एरिया इनटू h बार प्लस h बार. So this is location, yeah, distance of, this is distance of FP from free surface, from free surface, इसी को हम बोलते हैं और सेंटर ऑफ प्रेशर, और सेंटर ऑफ प्रेशर. तो हमें यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिल गई है, सेंटर ऑफ प्रेशर की लोकेशन क्या होगी. तो सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर जो होगा, जो कि COP, H स्टार, इसका वैल्यू कितना है हमारे पास, ICG साइन स्क्वायर थीटा अपॉन A H बार प्लस H बार. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस फॉर्मूले में देखिए ICG क्या है, आपको जो गिवन एरिया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस. अगर हम बात करें ICG की, तो हमें उस गिवन एरिया का, जो कि बेसिकली हमें नॉर्मल गिवन शेप्स होते हैं, उनका हमें मालूम होता है कि कितना होता है. थीटा आपको पता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन फ्रॉम द फ्री सरफेस. A इज द टोटल एरिया ऑफ दैट गिवन बॉडी. H बार हमें पता है डिस्टेंस होता है CG का फ्रॉम द फ्री सरफेस. H बार ये वही लिख रहा है. अच्छा, एक चीज देखिए यहां से कि वी नो दैट ICG जो है आपका, यानी कि I की वैल्यू हमेशा मोर देन 0 होती है. ICG इज मोर देन 0 ऑलवेज. तो अगर ये मोर देन 0 है तो एरिया भी हमेशा नॉन जीरो होता है, H बार भी नॉन जीरो होगा. तो जिस कारण से क्या होगा, ये टर्म आपका कुछ टर्म आएगा, यानी कि इट विल बी a positive term, it will be a positive term, that means this term will be more than 0, यानी H बार की वैल्यू हमेशा H बार से प्लस कुछ करके आएगी. it means H bar will be greater than H bar, S star will be greater than S star, that is center of pressure lies below H बार. तो गिवन केस के अंदर जो आपका सेंटर ऑफ प्रेशर है वो हमेशा H बार से नीचे ही मिलेगा, हमेशा ही नीचे मिलने वाला है. अच्छा, अब बात करते हैं कि H बार और H स्टार जो है, यानी कि H स्टार क्या है आपका, इट इज द डिस्टेंस ऑफ टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स फ्रॉम द फ्री सरफेस. H बार आपको पता है टोटल बॉडी के सेंट्रॉइड का दूरी फ्रॉम द फ्री सरफेस. कोई केस हम देख लेते हैं कि इसमें कुछ केसेस है हमारे पास कि भाई जो H बार और H स्टार की जो रिलेशन है आपस में वो कैसे कैसे हैं. तो केस नंबर 1, बॉडी इज वर्टिकल, यानी कि जो आपका एरिया है, प्लेन है, वो वर्टिकल है. वर्टिकल मतलब क्या हुआ, ये तो है आपका फ्री सरफेस एंड दिस इज द प्लेन, दिस इज द प्लेन. तो अगर ये प्लेन है तो यहां में कितना हुआ 90. तो इस बॉडी का CG तो यहां पर होगा, दिस इज H बार, दिस इज H बार. H बार है तो Y बार भी सेम मिलने वाला है. अच्छा, अब यहां से बात करते हैं कि भाई हमें मालूम है कि H स्टार जो है वो क्या होता है, इट इज ICG साइन स्क्वायर थीटा अपॉन A H बार प्लस H बार.
अब यहाँ थीटा का वैल्यू कितना है 90 एंड sin 90 का वैल्यू कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू sin 90? इट इज ऑब्वियसली आपको यहाँ दिखाई देने वाला है कि इट इज 1, जिस कारण से वैल्यू आपको कहाँ मिलने वाली है पॉजिटिव, और प्लस h बार कर देंगे तो आपको नीचे शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो स्टार इज मोर देन h बार। ये आपका टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है और H स्टार आपका मोर देन H बार होगा। जब आपकी बॉडी या प्लेन आपका प्योरली वर्टिकल है, अब हम बात करेंगे कि अगर वर्टिकल ना होकर वो हॉरिजॉन्टल हो जाए, तो केस नंबर 2, प्लेन इज हॉरिजॉन्टल, तो ये है आपका फ्री सरफेस, दिस इज दैट प्लेन, CG ये है, दूरी आपकी ये होगी h बार, ये होगी h बार एंड थीटा इक्वल टू 0। तो अगर थीटा 0 है तो साइन 0 कितना होता है 0, तो h स्टार विल बी इक्वल टू h बार। एच स्टार और एच बार आपके सेम होंगे कब? जब आपका प्लेन इज हॉरिजॉन्टल। तो यहां पर हमें एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आपकी बॉडी सबमर्ज बॉडी है, इंक्लाइंड हो या फिर वर्टिकल हो, तो आपका जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो हमेशा आपके CG ऑफ द सेक्शन से नीचे होता है। अगर मान लीजिए समझाने के तौर पर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं। यहाँ पर एक एग्जांपल, ये हमारा फ्री सरफेस है, ओके, और ये आपका रेक्टेंगुलर बॉडी है एंड दिस हाइट इज से 3 मीटर और ये टॉप से 1 मीटर की दूरी पर है। तो अगर हम बात करें इस बॉडी का जो CG है वो आपको कहां मिलेगा 1.5 मीटर पर, कहां मिलेगा 1.5 मीटर पर। So this is 1.5 meter and this is also 1.5 meter, ओके। तो आपका जो h बार होगा वो क्या होगा, इस CG तक की दूरी, दिस इज h बार। तो h बार कितना आएगा यहां से 1 प्लस 1.5, 2.5 मीटर। बाकी हमको एरिया पता होगा, थीटा पता है 90 है, एरिया पता होगा तो हम H स्टार भी निकाल सकते हैं यहां से। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो हमने यहां से क्या क्या सीखा, हमने यहां से सीखा कि भाई जो हमारा टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है FP, उसका वैल्यू है ρg Ah बार। इसके बाद हमने पता किया जो हमारा जो FP है उसका लोकेशन क्या है फ्रॉम द फ्री सरफेस, इट कम्स आउट टू बी कितना ICG sin स्क्वायर थीटा अपॉन AH बार प्लस H बार। तो यहां पर हमारी जो समरी है इस टॉपिक की समरी वो क्या है कि फर्स्ट बात करें टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स, जो आपका टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जिसे हमने FP बोला है, उसका वैल्यू कितना है ρg Ah बार। सेकंड पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट हमारे लिए, सेकंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये है इक्वल टू sin थीटा, H अपॉन y इज इक्वल टू sin थीटा, H स्टार अपॉन y स्टार इज ऑल्सो इक्वल टू sin थीटा। उसके बाद हमने यहां से पता किया कि जो हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर है, जो हमारा सेंटर ऑफ
प्रेशर, जिसे हमने एच स्टार बोला है, सेंटर ऑफ प्रेशर एच स्टार। इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू होता है आई सी जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार प्लस एच बार प्लस एच बार। तो ये था आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ प्लेन सरफेस, ऑन अ प्लेन सरफेस। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ईएसी में हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, तो इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम करते हैं इसे कुछ न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन है आपके गेट में आया हुआ है, गेट के 2015 में है, इन द बैंक क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है कि ये बोलता है कि भाई एक ट्रायंगुलर गेट है विद अ बेस विड्थ ऑफ 2 मीटर एंड अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो इसको हम पहले ड्रॉ करते हैं जितना हमें डेटा पता है उसके हिसाब से, कि भाई एक आपका ट्रायंगुलर बॉडी है, इसकी हाइट तो है आपकी 1.5 मीटर और विड्थ है 2 मीटर, लाइज इन अ वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल मतलब क्या है? थीटा इज 90 डिग्री। So the top vertex of the gate is 1.5 meter below the surface of tank which contains oil of specific gravity। इसका मतलब क्या है कि आपका एक टैंक है, उसके अंदर ऑयल है, ऑयल की सरफेस से कितना नीचे है? 1.5 मीटर नीचे आपका ट्रायंगल का टॉप वर्टेक्स है। ये बेस विड्थ कितना है? दिस इज बेस विड्थ इज 2 meter and height is 1.5 meter. Okay. तो इस ऑयल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है इट इज 0.8, यानी कि डेंसिटी ऑफ ऑयल अपॉन रो डब्ल्यू। डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है आपको 1000 kg per meter cube। ग्रेविटी एक्सेलरेशन का वैल्यू है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको पता करना है कि भाई आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कितना है। तो आपको पता है कि जो आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या था? रो जी ए एच बार। तो रो मालूम है आपको, कैसे? यहां से जी पता है, एरिया निकालना है आपको। सबसे पहले बात करते हैं रो की। तो रो आपका जो है रो नॉट, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगा 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 1000। ओके, ये मिल गया आपको यहां से। अब बात करते हैं एरिया की। तो एरिया का वैल्यू कितना? एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा? हाफ बेस कितना है? 2 इंटू हाइट। एरिया है आपका 1.5 मीटर स्क्वायर इज द एरिया। अब बात करते हैं एच बार की। एच बार का मतलब क्या है? इस ट्रायंगुलर बॉडी का जो सीजी है, उसकी दूरी फ्रॉम द फ्री सरफेस। अच्छा, ट्रायंगल के केस में आपका जो सीजी होता है वो बॉटम से तो होता है हाइट के 1/3 पर और टॉप से होता है 2/3 ऑफ हाइट पर। 2/3 ऑफ हाइट पर। तो आपको ये दूरी निकालनी है। दिस इज एच बार, दिस इज एच बार। तो एच बार में वैल्यू कितना होगा? 1.5 प्लस 2/3 ऑफ एच कितना है? 1.5। तो इट कम्स आउट टू बी 1.5 प्लस 2/3 ऑफ 1.5। यहां से आपके पास में एच बार भी आएगा। तो आपका जो एफ पी का वैल्यू आएगा इट विल कम आउट टू बी 0.8 इंटू 1000। जी का वैल्यू इज 9.81, area is 1.5 meter square into h bar is 15.5। तो 2 into 0.5 1, 1.5 plus 1 2.5। तो यहां से आपके पास में वैल्यू आ जाएगी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स की। इसे हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा कितना? 23.54 किलो न्यूटन। तो क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, ऐसे कोई हार्ड एंड टफ क्वेश्चन आते नहीं है। देख लीजिए, गेट का क्वेश्चन है, बहुत ही इजीली हो जाता है। बस आपको बेसिक जो लिटिल मीनिंग्स है उनका ध्यान रखना होता है। तो आई होप आपको समझ में आया। तो इस क्वेश्चन में डेटा होता है, डेटा वाइज हमको पहले सबसे पहले
गिवन फिगर है या अगर फिगर गिवन है तो इट्स ओके, नहीं है तो हम उस फिगर को ड्रॉ करेंगे, गिवन डेटा को पहले लिखेंगे और उस गिवन डेटा से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं पहले देख लेंगे। आफ्टर दैट हम उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे विद वेरी बेसिक अप्रोच। जितना आपका अप्रोच बेसिक रहता है एग्जाम में उतना ही आपके लिए अच्छा होता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ये टॉपिक जो था हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ प्लेन वो आपको समझ में आया होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसलिए मैंने इसके ऊपर काफी ज्यादा डिटेल बात की। हालांकि में सिर्फ फॉर्मूला ही होता है जो आपको समझना होता है, लेकिन फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए जो अप्रोच चाहिए होती है वो एक्चुअली में आपको क्वेश्चंस करके बहुत ही हेल्पफुल यूज होता है। इसलिए मैंने आपको उसका पूरा एप्लीकेशन दिखाया। उसके बाद उसका जो डेरिवेशन है वो आपको दिखाया। डेरिवेशन आपको याद नहीं करना है, बिल्कुल भी याद नहीं करना है, बस समझना है। समझाया मैंने आपको ताकि वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन में अप्लाई कर सके। तो ये तो हमारा टॉपिक हो गया, ये लेक्चर कंप्लीट हो गया हमारा। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे जिसमें हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की और आफ्टर दैट हम बात करेंगे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन कर्व्ड सरफेसेस। तो ओके, आज के लिए इतना ही काफी है। प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर कर लीजिए एंड स्टे सेफ, स्टे एट होम। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, हाथ लगातार धोते रहिए। ओके, बाय।